सो हेलो एवरीवन, एक लव्य लेके आया है आपके लिए एक और वीडियो केमिस्ट्री में। और आज का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल चैप्टर से पीरियोडिसिटी एंड ट्रेंड्स। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए एंड नोट्स बनाते जाइए। जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, नोट्स आपको रिवीजन एंड उनको वापस समझने में, कोई कंसेप्ट आप भूल जाते हो तो उसको वापस से रीलर्न करने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पीरियोडिसिटी। अब ये पीरियोडिसिटी होता क्या है? जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं? रिपीट होती हैं। अब क्योंकि ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं तो ऑब्वियसली एक हमारा पैटर्न बन के आएगा सामने, जो हमें स्टडी करने में हेल्प करेगा, राइट? वो जो पैटर्न आ रहा है, वो कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें दिख रही है, जिन्हें हम स्टडी करते हैं, इसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। और इसका रीजन, जैसा कि मैंने कहा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटम का, उसमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एंड ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट होना एक सिमिलर पैटर्न। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है इसी चैप्टर्स की तो अच्छी बात है, तो आपको चीजें समझ में आएंगे। अगर नहीं देखी है तो पहले उसे देख के आइए और फिर इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। अब इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पीरियोडिसिटी का। द प्रॉपर्टीज दैट रीअपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स इन विच देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज। वेरिएशन में इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। रेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब हर थोड़े देर के इंटरवल में फिर वो चीज वापस क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज होगी और रीअपीयर करेगी वो प्रॉपर्टीज जो कि पीरियोडिसिटी शो करेगी उनके प्रॉपर्टीज में। इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और इस फेनोमेनन को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। और इसका कॉज, जैसा मैं प्रीवियसली बोल चुका हूं, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल, दैट इज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब ये शेल या ऑर्बिट होता क्या है? तो एक हमारा जो एटम है उसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। क्या क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है वो एक एटम के सेंट्रल पार्ट पे कंसंट्रेटेड रहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल या फिक्स्ड ऑर्बिट्स पे उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो वो जो फिक्स्ड और एनर्जी लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं K, L, M, N ... तो जो पहला शेल है न्यूक्लियस के पास, उसे हम K शेल कहते हैं। फिर आता है L शेल, फिर उससे बाहर होता है M शेल, फिर होता है N शेल। या फिर इसे आप नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ... और हर एक शेल की एक इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिसे हम जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वो जो कैपेसिटी होती है वो डिटरमाइन होती है इस फॉर्मूला से, दैट इज 2n²। n की जगह आपको नंबर ऑफ टी शेल डालना है। जैसे अगर K शेल है उसका नंबर है 1, L शेल है उसका नंबर है 2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ M शेल, M का वैल्यू क्या है? 3 है, तो आपको 3 n की जगह डालना है। तो 3² होता है 9 और 9 2 जा 18। तो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ M शेल इज 8। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। अब आते हैं नंबर ऑफ शेल कैसे वेरी करता है एक पीरियोडिक टेबल में। आपको सब चीज पूरा किताब आप पढ़ने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पूरा बुक पढ़ के वहां से जो जिस्ट है, जो कंसंट्रेटेड पार्ट है, जो आपको पढ़ने की जरूरत है, उसे लाके स्लाइड्स में आप लोगों के सामने दे दिया। अगर आप इसको लिखते हैं, इसको यूज करते हैं एग्जाम्स में, तो 99% चांस है कि हाँ आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। अब नंबर ऑफ शेल्स स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स, जब हम लोग डाउन अ ग्रुप जाते हैं, टॉप टू बॉटम, जब एक ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, तो हम लोगों ने देखा है वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहता है, लेकिन क्या इंक्रीज होता है? नंबर ऑफ शेल्स। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ पीरियड्स भी इंक्रीज होंगे, करेक्ट?
और नंबर ऑफ पीरियड जैसे इंक्रीज हो रहे हैं वैसे ही नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होता है। तो ये चीज आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकेंड थिंग है, जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं, पीरियड सेम है खाली उसका ग्रुप चेंज हो रहा है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते हैं, वो सेम रहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो द मेन थिंग यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो ये है कि ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे, और लेफ्ट टू राइट जब एक पीरियड में जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे। अब हम आते हैं वैलेंसी पे। तो वैलेंसी क्या होता था? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। सो इसका भी आपको जस्ट ट्रेंड याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में क्या इसके ट्रेंड्स चल रहे हैं। जैसे जब हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं, डाउन अ ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वैलेंसी जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उन सभी के क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। लेकिन जब हम एक पीरियड के अक्रॉस जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब क्या होता है? यहां पे ट्विस्ट है दोस्तों, यहां पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जा रहे हैं तब जो वैलेंसी है वो इंक्रीज करेगी, लेकिन कहां तक? ग्रुप 14 तक, जहां पे ये 4 हो जाएगी पूरी। मेरा मतलब ये है कि अगर आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, 1 2 3 4, ग्रुप 14 में ये पहुंच जाएगी 4, उसके बाद ये वापस डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, और डिक्रीज करते करते ये वापस 17 पे 1 हो जाएगी। तो ये एक ट्रेंड है, ये आपको स्टार मार्क करके रखना है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, उनके मन में डाउट भी आ जाता है कि हाँ ये ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये डाउट आ रहा है। तो मैंने वो डाउट का सॉल्यूशन पहले से यहाँ लिख के रखा हुआ नोट्स में। पहला है, वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, यानी कि एक आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उन्हीं पे डिपेंड क्या करती है हमारी वैलेंसी। नोट 2 क्या है? वैलेंसी क्या है? एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। कुछ लोगों का डाउट होता है कि सर वैलेंसी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का बात ही नहीं है, वैलेंसी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी बिकॉज इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो जो रिपीटिंग फिजिकल एंड केमिकल ट्रेंड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो चेंज होती है पीरियोडिक टेबल में, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मेजरली 6 ही स्टडी करनी है। क्या क्या? एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस वीडियो ने हमने पहला 3 को कवर किया, दैट इज एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। बाकी 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज मतलब होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन ये एटम है, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ्स में हमारा क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, वहां से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं? एटॉमिक साइज। इसे हम एटॉमिक रेडियस भी कई बार बोलते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल एज्यूम कर लो, जो बड़ा वाला जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो क्या है? सर्कल है। अब उसका सेंटर क्या है? इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। वहां से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, बस इतना याद रखो। अब डिपेंडेंसी क्या है? एटॉमिक साइज किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो एटॉमिक साइज 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है नंबर ऑफ शेल्स, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ शेल्स कैसे? ऑब्वियसली अगर हमारी शेल्स बढ़ेंगी, एक के ऊपर एक शेल अगर हम लगाते जाएंगे तो उसका साइज भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये बहुत इजी है समझना। सेकंड क्या है? न्यूक्लियर चार्ज।
अब इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस द साइज ऑफ एन एटम। अगर न्यूक्लियर चार्ज एक एटम पे बढ़ रहा है तो उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसे ध्यान से समझना। तो देखो हमारा एटम का कंसेप्ट क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे होता है, करेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है उसके आसपास घूमते रहता है सर्कुलर पाथ्स में। तो उन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने का काम कौन करता है, प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे निकल जाता है एटम से, लेकिन प्रोटॉन क्या करता है, उसको खींच के अपनी तरफ रखता है। तो इसीलिए एटॉमिक साइज जो है वो न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करता है। अब सपोज करो न्यूक्लियर चार्ज, मैंने यहाँ पॉजिटिव क्यों लिखा मैं बताऊंगा। बीच में जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ वो बढ़ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के और पास आ जाएंगे। जब और पास आ जाएंगे तो क्या होगा, जो एटम का जो ओवरऑल साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन अब सपोज करो कोई एक इलेक्ट्रॉन घुस गया इसमें, तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम लाइक चार्जेस है, और हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तब उस केस में एटॉमिक साइज छोटा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज कंसिडर किया गया उसे क्या कंसिडर किया गया है, पॉजिटिव। ये चीज आप याद रखिएगा। बहुत बच्चे ये कंसेप्ट समझते नहीं है या कंफ्यूज रहता है, और बहुत जगह तो बताया नहीं जाता कि हाँ क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ये रहता है, जिसकी वजह से उनका बेस वीक रह जाता है। लेकिन मेन रीजन आप समझिए, जब पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तब ही उस केस में एटॉमिक साइज कम हो। होप ये चीज आपको क्लियर है। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं ट्रेंड्स में। ट्रेंड्स में क्या है, अब जब हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं ऊपर से नीचे, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर से नीचे जाने से क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। क्लियर है। तो ऑन गोइंग डाउन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस। अब यही अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं उस केस में क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो हमारा एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है वो क्या करेगा, धीरे धीरे कम होगा। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में भी दे सकते हैं, जब हम एक डाउन अ ग्रुप जाता है, हाइड्रोजन लिथियम ये ग्रुप 1 है, इस केस में क्या हो रहा है, धीरे धीरे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। जैसे से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वैसे ही अब अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उस केस में क्या होगा, उस केस में आप देख सकते हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। होप अब आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कॉपी में 4 मार्क करके लिख लीजिए। अगर एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और उन्हें हम क्या कहते हैं, कटायंस। लेकिन अगर एक एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और उन्हें हम क्या कहते हैं, अनायंस। तो ये कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी से, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटल्स क्या होता है, मेटल्स मतलब ऐसे एलिमेंट जो जिनके पास ऐसी टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेटल्स मतलब ऐसे एलिमेंट जो चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, लूज कर दें। अब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उन्हें हम क्या कहते हैं, कटायंस। इनकी डिपेंडेंसी किस पे है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, अब जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा उतना ही जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, तो उन्हें पकड़ के रखना मुश्किल होगा, तो वो क्या होंगे, इजिली लूज हो जाएंगे। तो इसीलिए एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी उसके साथ क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के केस में अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तब क्या होगा, प्रोटॉन्स जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ के रखेंगे। अब जब कस के पकड़ के रखेंगे तो उसे निकालना उतना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए जब जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये दोनों पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा। अब आते हैं इसके ट्रेंड्स पे। तो अब हम जब टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में जाते हैं, तब क्या होता है, शेल्स बढ़ती हैं, साइज ऑफ एटम भी बढ़ता है। और जब जब साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाएंगे तब क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो किसी भी प्रॉपर्टी को जब आप पढ़िएगा, आपको मेन क्या क्या माइंड में रखना है, उसका डेफिनेशन, किस किस चीज पे डिपेंडेंट है, और उसके ट्रेंड्स और कंसेप्ट समझ लीजिए आप। बस इस चैप्टर में इतना ही मोस्ट पार्ट है जो आपको कवर करना है। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटल्स के केस में क्या था, ऐसे एलिमेंट्स दैट हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स के केस में क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स आप लोगे तो आपके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और आपको क्या बोला जाएगा, अनायन। अब आते हैं डिपेंडेंसी। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इस केस में जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होगा, वैसे वैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। A decrease in atomic size increases the non-metallic character. Second है न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो प्रोटॉन तो और जोर से अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि आप गेन करना चाहते हो, वो भी आपका जो प्रोटॉन है वो और स्पीड से अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑब्वियसली ये क्या शो करेगा आपको, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब ट्रेंड पे आ जाते हैं। तो जब आप टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में जाएंगे, तो क्योंकि साइज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दैट विल कॉज अ डिक्रीज इन द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने में न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये एक टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी, जो कि बोल सकते हो मेटल नॉन मेटल मिला के बना हुआ। सो केमिकल रिएक्टिविटी होता क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी मतलब होता है एक एलिमेंट का टेंडेंसी कि वो केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या लूज करेगा, या फिर शेयर करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी। इसके मोस्टली हमें ट्रेंड्स पर समझना है। क्या है इसके ट्रेंड्स, मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। हम लोग मैंने रीजन पिछले स्लाइड में बता दिया है क्यों। रिएक्टिविटी जो है मेटल्स के केस में इंक्रीज करेगा डाउन अ ग्रुप, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और अक्रॉस अ पीरियड क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इस हिसाब से अगर हम पीरियोडिक टेबल में चले, और आप नोटिस करेंगे कि फ्रांशियम जो है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जो कि ग्रुप 1 के लास्ट में था। नॉन मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी डाउन अ ग्रुप डिक्रीज होता है, और अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस ट्रेंड से अगर हम चलेंगे तो फ्लोरीन जो है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ग्रुप 17 में फ्लोरीन आता है। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, थर्ड पीरियड के। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या हो रही है, धीरे 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 करके क्या हुई, डिक्रीज हुई, फिर यहां से धीरे धीरे क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो जो लीस्ट रिएक्टिव था वो कौन सा था, बीच का, दैट इज सिलिकॉन।
मोस्ट रिएक्टिव मेटल इस पीरियड में कौन है? सोडियम। और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इस पीरियड में कौन है? क्लोरीन, दैट इज Cl। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखते हैं, जिनसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। दैट इज पहला पॉइंट है कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, वो डाउन अ ग्रुप क्या करता है? डिक्रीज करता है। इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी में। सेकेंड है कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स है, वो डाउन अ ग्रुप क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मेटल्स के केस में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नॉन मेटल्स के केस में इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट जो है वो है अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट melting and boiling point usually increases up to group 14 and then decreases। इसका मतलब अगर आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? पहले धीरे धीरे करके ग्रुप 14 तक आएगा, वहां तक इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस ग्रेजुअली टू मैक्सिमम एंड देन स्लाइट डिक्रीज में भी इंक्रीज। अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं लेफ्ट टू राइट, उस केस में जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, मैक्सिमम तक पहुंचेगा, उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। और लास्ट जो पॉइंट है वो है डाउन अ ग्रुप डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एलिमेंट से क्या होगा? डेंसिटी धीरे धीरे करके क्या होगा? बढ़ेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपने मन में याद रखिए। इनसे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने बता दिया। अब आगे के जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसा ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपके सामने ला सकें। और अपार्ट फ्रॉम लाइक दिस एजुकेशनल एकेडमिक वीडियोस, हम करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इस सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।